इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के अंदर मैं सही बताऊं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे चैप्टर का। प्रोसेस भी है लेकिन इसको भी तुम्हें समझना बहुत डिटेल में जरूरी है ताकि तुम्हें टेक्निकलिटीज पता चल सके कि कंट्रोलिंग होता क्या है। देखो, पहला बोलता है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हिंदी अनुवाद कर रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा और तुम्हें वो बता रहा हूं जो याद रखने की जरूरत है। क्या बोला भैया? सारी एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज आर इन अकॉर्डेंस टू द प्लान। मैनेजर जो भी तुमसे कार्य करवाएगा, तुमसे नहीं करवाएगा, तुम तो मैनेजर हो। मैंने तो मान लिया, मैं आज मान के बैठ गया तुम मैनेजर की पोस्ट पे काम करोगे। प्रीमियर चल रहा है, भाई को हाँ चाहिए यहां पे, बाबा जी हम काम करेंगे बीइंग अ मैनेजर, काम ही खत्म। तो तुम एज अ मैनेजर काम कर रहे हो, तुम बड़े पोस्ट पे काम कर रहे हो, तो तुम्हारा काम क्या कर रहेगा? सुबह से शाम तक चने खाने से लेकर डिनर लेने तक क्या रहेगा? मैं जितनी एक्टिविटी करवाऊंगा मैं प्लान के अकॉर्डिंग्स में करवाऊंगा। और अगर मेरे को कोई प्लान से बाहर जाते हुए दिखा, मतलब अगर मेरे को कोई लंच ब्रेक के अलावा करते हुए मिला तो मैं तो कबर खोद दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें काम करवाना है, तुम्हें सारे एम्प्लॉइज को कोऑर्डिनेशन में लेके आना है और तुम्हें उनसे सब काम करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। छोड़ मत देना एक भी एम्प्लॉय को, क्योंकि तुम्हें देखो पढ़नी डांट तुम्हें ही है। वो एम्प्लॉय कुछ भी कर रहा होगा, बॉस किसको बुलाएगा? केबिन में बिठा जाओ, मैनेजर हो ना तुम, आओ आओ तुमसे बात करें, तुमसे थोड़ा सा मेंटली तुम्हें टॉर्चर करें। तो तुम वो चीज नहीं चाहते, तो तुम्हें क्या करना है? अगर डिविएशन तुम्हें दिखती है, टाइमली एक्शन ले लो, बिल्कुल टाइम से। देखो क्या कोऑर्डिनेशन बन रहा है। तुम्हें सारी एक्टिविटीज करवानी है, किससे करवानी है एक्टिविटीज? ऑब्वियसली जूनियर से करवानी है, बट अकॉर्डिंग टू प्लान करवानी है। और अगर तुम्हें डिविएशन दिखता है तो तुम्हें टाइमली एक्शन लेना है। अब तुम्हें चाहे अंग्रेजी आती हो चाहे नहीं आती हो, याद करवा दिया भाई ने तुम्हारे। उसके बाद क्या है? टू ब्रिंग बैक द एक्टिविटीज ऑन द पाथ ऑफ प्लानिंग। तुम्हें दोबारा उसको प्लानिंग के पाथ पे लेके आना है, वापस मार्गदर्शन करना कि मेरे मुन्ना छुप छुप के टिफिन खाना बंद कर, तेरे को अभी काम करने की जरूरत है और रिपोर्ट कर मुझे आगे कि कितना काम हुआ है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। मेरे को यकीन नहीं हो रहा तुम्हें याद हुआ है। मैं इसके सामने खड़ा हो रहा हूं, अब तुम और मैं मिलकर याद करेंगे। मैनेजर को क्या करना है, मतलब तुम्हें क्या करना है? 12 लाख की नौकरी लगी ना तुम्हारी, तुमसे कोई नहीं कह रहा कि भैया 40 डिग्री में जाके बढ़िया धूप में सिको, नहीं बोल रहा कोई चौकीदार बनो। तुमसे क्या मांग रहे? तुमसे काम मांग रहे दिमाग का। क्या करना है? सारी एक्टिविटी करवाओ। कैसे करवाओ? प्लान के अकॉर्डिंग करवाओ। फिर से बोल, मेरे साथ नहीं बोलोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। बोलो मेरे साथ, मैं क्या कह रहा हूं? सारी एक्टिविटीज करवानी है, अकॉर्डिंग टू द प्लान करवानी है, ठीक है। फिर अगर डिविएशन आता है तो उसका टाइमली सोल्यूशन भी देना है। और वो काहे के लिए देना है? सो दैट जो भी तुमने प्लान किया था उस पर वापस आ सको। याद हो गया कि नहीं हो गया? अंग्रेजी आना जरूरी है क्या? नहीं, कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। फिर बोला मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज करना। देखो मैंने कितना शानदार तरीके से लिखा है। तुम्हें कंट्रोल क्या करना है? अपनी जो भी तुम्हारी टीम दे रखी है उसको। गाइड क्या करना है? अपनी जो टीम दे रखी है उसको। एंड तुम्हें हर चीजों को ऑर्गेनाइजेशन मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज तुम्हें सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइज नहीं करना, तुम्हें साथ में जो भी अदर रिसोर्सेज होते हैं जिनसे काम करवाया जाता है, चाहे वो बेसिक रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज भी हो, क्योंकि यू विल बी वर्किंग मे बी एट द लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट एज वेल। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है तुम्हें उसको भी देख के चलना है, सारे रिसोर्सेज को। सो कंट्रोल करो अपनी टास्क फोर्स को, गाइड करो अपनी टास्क फोर्स को, ऑर्गेनाइजेशन लेके आओ, यानी ऑर्गेनाइज करो जितनी भी चीजें तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, वेदर फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, एंड कीप इट ऑन द राइट ट्रैक। एंड फाइनली उसको राइट ट्रैक पे रखो सो दैट तुमसे कोई भी गलती ना हो। फाइनली क्या बोला गया? कीप इट ऑन द राइट ट्रैक। मैं फिर से बोल रहा हूं, आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, कंट्रोल करो। अगर तुम्हें करना है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, किसके थ्रू? कंट्रोलिंग के थ्रू। तो कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, गाइड प्रॉपरली करोगे हर एक को। तीसरा, चाहे फिजिकल चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, ऑर्गेनाइज्ड रखोगे तुम्हें, एंड कीप इट ऑन द राइट ट्रैक, और उसको राइट ट्रैक पे रखोगे। हाँ, कितना डिटेल में चले गए अपन, बस इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को एंड करने के बाद तुम्हें दोबारा किताब लेके बैठना पड़े। आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। एक एम्प्लॉय अगर सही माइंड से काम कर रहा है ना, या तुम मान लो तुम जानते हो तुम्हारी मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशंस क्या रही है, एंड इवन तुम्हारी खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस है तुम जानते हो, और तुम बहुत छोटे लेवल से काम करना चालू करो। मे बी बिकॉज शायद तुम्हें बहुत बड़ा कॉलेज नहीं मिला, मे बी शायद वहां पे बहुत बड़ा पैकेज नहीं आया, तुमने सोचा ठीक है माँ बाप पैसा नहीं लगा सकते ना मेरी पढ़ाई में, मैं शुरुआत से रगड़ूंगा, मैं एक बेसिक कॉलेज से जॉब करूंगा, बेसिक कॉलेज से एक पैकेज उठा के जॉब करूंगा, वहां पे अपने आप को प्रूव करूंगा, एंड देन मैं हायरार्की में मैनेजर बनने की पोजीशन तक चढ़ता चला जाऊंगा। मुझे मालूम है तुम करोगे, मेरे को तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन हाँ उसका एक पैटर्न होता है, वो मैं फॉलो करूंगा। तुमने ऐसा अपने आप से प्रॉमिस किया ना, हुआ क्या? अब तुम जब उस बिजनेस के अंदर काम कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे थे, तुमने देखा कि तुम्हारी खुद से एक्सपेक्टेशंस है। मैनेजर तुमसे जो एक्सपेक्ट करता है वो तो ठीक है,
तुम उसको उसका काम तो करके दे रहे हो, लेकिन तुम्हारी खुद से क्या शानदार एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मेरे को लाइफ में ऊपर उठना है, और जितना सही एक्यूरेट तुम काम करके दोगे तुम उतना लाइफ में ऊपर उठोगे। एक सही इंसान, एक सही बच्चा, तुम जैसे जो होनहार लोग होते हैं वो क्या मांगते हैं कि मेरे को सही गाइड करो। आप अगर डांटोगे भी तो भी चलेगा, अगर खुश होगे तो भी चलेगा, लेकिन खुश होने से ज्यादा डांटो मुझे, क्योंकि मेरे को आज तक कोई ये बताने वाला नहीं रहा कि मैं गलत कहां जा रहा हूं। एंड दैट इज व्हाट योर मोटिवेशन इज। तो यहां पे भी वही बोला गया, जब प्रॉपर कंट्रोलिंग की जाती है तो वो एम्प्लॉयज के मोटिवेशन की तरह काम करता है, क्योंकि गुड कंट्रोल सिस्टम क्या कहता है, एम्प्लॉयज को गाइड किया जाता है ताकि वो प्रॉब्लम से बाहर आ सके। और तुम्हारे साथ भी तो यही होगा, एक बेसिक कॉलेज किया, उसके बाद एक बेसिक जॉब लग गई तुम्हारी, तुम्हें कोई बताने के लिए नहीं था, तुम्हें कोई गाइड करने के लिए नहीं था, तुम्हारी प्रॉब्लम से तुम्हें बाहर निकालने के लिए कोई नहीं था, तुम्हारे लिए तो मसीहा जैसा हो जाएगा जो तुम्हारे ऊपर मैनेजर बैठा हुआ है, बिकॉज उस मैनेजर को सुन सुन के ही, वो एक्सपीरियंस ले लेके ही तो तुम लाइफ में आगे ग्रो होगे। शानदार चीज मेरे भाइयों। फिर आया एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखो यार, भिन्न भिन्न प्रजाति के प्राणी और भिन्न भिन्न तरीके की समस्याएं, ये दोनों चीजें हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलती है। अब तुम पूछोगे मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बोलते ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये बहुत पुरानी कहावत है, और ये इसलिए बिल्कुल ट्रू बैठती है क्योंकि कई बार कुछ लोग सिर्फ पैसे के लिए जॉब करने आते हैं, ना कि लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, लाइफ में कोई अलग ही लेवल पे पहुंचने के लिए। ना 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 ना, उनका काम होता है, मेरा काम है पैसा कमाना, 10 से 5 नौकरी करेगा भाई तुम्हारा और पैसा कमा के घर लाएगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी जीना जरूरी है, उसके लिए पैसा लगता है। सो ऐसे लोगों को ऑर्डर और डिसिप्लिन में लाने के लिए देयर शुड बी अ प्रॉपर माइंडसेट। और वो कौन काम करके देता है? मैनेजर। मैनेजर का एक ही मोटो है, मैं तुमसे नहीं मांग रहा कि तुम मेरे को इंप्रेस करो। अब तुम यार लाइफ में अलग ही बड़ा जाना चाहते हो तो तुम्हारा काम वैसे भी इंप्रेस कर देगा, क्योंकि तुम किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं कर रहे, तुम्हारा काम ही इतना सुपीरियर है। मैंने बताया ना छोटे कॉलेज से चालू किया वाले सीन। लेकिन अगर कोई ऐसा होगा जो ढीठ है, जिसने ये मान लिया है कि भाई जितना पैसा मिलेगा मैं उतना काम करूंगा, माइंडसेट छोटा वाला, जितना पैसा मेरे को मिल रहा है मैं उतना काम करूंगा, मैं उससे ज्यादा काम क्यों करूं, उन माइंडसेट को ठिकाने लाने के लिए वो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन चाहिए। और वो कौन ला सकता है? वो मैनेजर ला सकता है। तुमने बोला ना तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं, उतना काम करोगे, करके दो, उतना ही करके दो, लेकिन प्रॉपरली करके दो। ये होता है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कीप्स द सबऑर्डिनेट्स अंडर चेक। देख रहे हो तुम यहां पे कितनी हार्श लैंग्वेज यूज कर दी कि चेक करना पड़ता है उन्हें कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड मेक्स देयर परफॉर्मेंस या मेक देम परफॉर्म प्रॉपरली। उनको प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए मजबूर करते हैं। उन्हें कोई ऑप्शन ही नहीं देते कि भाई ठीक है तू नहीं कर रहा तो ना 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 ना, तुमने बोला ना तुम्हें पैसा मिल रहा है, उसके बराबर तो काम करके देना पड़ेगा। ये तो बेसिक चीज है। फिर फाइनली फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब क्या हो गया, सारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हट गए, सारे इफ्स एंड बट्स हट गए। मैनेजर को रिपोर्ट करना है, मैनेजर को बताना है कितना क्या काम है। अब चाहे तुम एक दूसरे से गुत्थम गुत्था ही क्यों ना हो रहे हो, बाहर पार्किंग में जाके तुम्हें नहीं पसंद उसकी शक्ल, तुमने मार दिया तो हुआ क्या, तुम गुत्थम गुत्था हो गए। लेकिन ऑफिस के अंदर आके तुम्हें भाईचारा दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा? बिकॉज मैनेजर वरना तुम्हें जॉब से निकाल देगा। वो बोलेगा एक वार्निंग, 2 वार्निंग, 3 वार्निंग, और तीसरी बार में तो तुम बाहर खड़े होगे। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी है, अदरवाइज करेक्टिव मेजर्स विल बी टेकन। सो कंट्रोल हेल्प्स टू मेंटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन मींस एंड एंड्स। मींस कौन हो गए? एम्प्लॉइज। ठीक है, भगवान जाने मेरा ये मार्कर इतना मोटा क्यों चल रहा है। हाँ भैया, तो मींस क्या हो गए आपके? एम्प्लॉइज हो गए, या फिर फिजिकल रिसोर्सेज हो गए, ये आपके मींस हैं। और एंड्स क्या हैं? जो आपके गोल्स हैं, आपने टारगेट करके रखा है कि आपको वो अचीव करना है। सो जो कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन आता है, जो आप मेक श्योर करते हो बीइंग अ मैनेजर कि आपको कोऑर्डिनेशन लेके आना है, वो आप क्यों कर रहे हो एक्शन के अंदर? ताकि जो मीन्स हैं और जो एंड्स हैं उसमें इक्विलिब्रियम आ सके, एक साझेदारी आ सके, मिलके काम करते हुए दिख सके, दोनों सेम तरह से चलते रहें। जितने रिसोर्सेज लगाए हैं उतने गोल्स अचीव होते चले। ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज बहुत लगा दिए, गोल्स अचीव हो ही नहीं रहे हैं। नाउ फाइनली कमिंग टू द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, जो कि तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था और तुम इसी का वेट कर रहे थे। देखो यार, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के अंदर कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज हैं, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो जो तुम पहले से पूरे महीनों, शायद 6-8 महीने गलती करते आ रहे हो, 6-8 तो नहीं, 3-4 महीने गलती करते आ रहे हो, वो अभी भी करोगे। क्योंकि यही टेक्निकलिटी तुम्हारा आंसर सही या गलत बनाती है। इवन इफ अगर तुमने केस स्टडी सही पकड़ ली हो तो भी मैं बात कर रहा हूं। सो सबसे पहली चीज कहती है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। नाउ स्टैंडर्ड का मतलब होता है टारगेट बोल लो, गोल बोल लो, जो तुम्हें सही लगता है वो बोल सकते हो, अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। मतलब जो तुमने प्लानिंग करी है, जो तुमने टारगेट्स बनाए हैं, जो तुमने गोल सेट किए हैं, उनके अगेंस्ट में, जिनके अगेंस्ट में परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, वो हो जाते हैं स्टैंडर्ड्स। अब चाहे तुम उसे गोल बोलो, चाहे तुम उसे टारगेट बोलो, चाहे तुम उसे प्लानिंग, कुछ भी बोल सकते हो। वो सारी चीजें क्या होती हैं? वो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स होते हैं दैट यू हैव टू अचीव।
नाउ आगे क्या बोला गया, स्टैंडर्ड्स मस्ट बी सेटअप कीपिंग इन माइंड द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टैंडर्ड्स को तब सेटअप करो जब तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को जानते हो। एवं सेटअप मत कर लो, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस मत लगाने लगो कि मैं तो कुछ भी अचीव कर लूंगा। अब यहीं पे गलती करोगे। स्टैंडर्ड्स का मतलब है सेटिंग अप गोल्स, सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स। मतलब यहां पर ना तुमने परफॉर्मेंस मेजर की, ना यहां पे तुमने चेक किया डिविएशन कितना है, सिर्फ एक काम किया, मेरे को ये अचीव करना है। लाइक तुम्हें गोवा जाना है, दैट गोवा जाना इज योर स्टैंडर्ड। अब उससे पहले तुम कहीं रुक जाओ, मे बी विदिशा रुक जाओ तुम, तो वो तुम्हारी गलती है। सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड क्लियरली सेज सेटिंग अप ऑफ गोल, सेटिंग अप ऑफ टारगेट, जो तुम्हें अचीव करना है। फिर से बोल दिया मैंने, जिससे तुम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, ना कि कर रहे हो। बस इतना समझ में आ गया, बढ़िया। और ये देखो, इसके अंदर 3 की पॉइंट्स हो गए। एक तो पहला तुमने गोल सेट किया, मैंने बता ही दिया कि तुमने टारगेट सेट कर लिया है। दूसरा, उसके अगेंस्ट में तुम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे। तीसरा, ये देख के करना कि तुम्हारे पास उतने रिसोर्सेज भी हैं। तीनों समझ में आ गए? हाँ, इधर आंखों में देखो, नहीं तुम वहां नहीं देख पाओगे, आंखों में देखो। इधर मैंने क्या बोला, पहली चीज क्या बोली मैंने तुम्हें कि तुम्हें स्टैंडर्ड सेट करने, तुम्हें गोल सेट करने। दूसरा मैंने क्या बोला, तुम्हें यह देखना है सेट करने के बाद कि इससे तुम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर पाओगे या नहीं। तीसरा मैंने तुम्हें क्या बोला, जब ये चीज करो तो ऐसे करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज भी तुम्हें सपोर्ट कर रहे हो, ना कि कुछ भी तुम वहां पे सेटअप कर लो। नाउ सेकंड आता है अगेन, जहां तुम लोग की मैंने दूसरी मिस्टेक देखी है, एंड न जाने मैंने कितनी ही बोर्ड की कॉपीज चेक की होंगी, मैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बता रहा हूं। जब तुम मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस लिखते हो तो तुम रिजल्ट्स की बात करने लगते हो और वहीं गलत चले जाते हो। अगेन, जहां तुमने यहां पे रिजल्ट्स की बात कर ली कि भैया परफॉर्मेंस मेजर हो रहा है ना, परफॉर्मेंस मेजर करने का मतलब रिजल्ट्स की बात नहीं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट्स कि तुमने रिजल्ट्स क्या जनरेट किए, वी आर जस्ट मेजरिंग। और मेजरिंग के लिए क्या बोला डिटेल में सुनो, परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज इज मेजर्ड बाय इवेल्युएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय द एम्प्लॉइज। हम बस ये देखते हैं, अगर हमें मेजर करना है परफॉर्मेंस तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने असल में क्या काम किया। जब हमने यहां पे किया था तो हमने बोला था कि हमें स्टैंडर्ड सेट करने हैं ताकि एक्चुअल वर्क को कंपेयर कर सकें, और यहां पे हम एक्चुअल वर्क की डिटेलिंग निकाल रहे हैं, इवेल्युएटिंग। कृपया करके हाईलाइट कर लो, हम इवेल्युएट कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं कि सामने वाले ने एक्चुअल वर्क कितना किया है, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। फिर से बोल रहा हूं, गलती मत करना, वरना तुम बोलोगे कि भैया आपने बताया नहीं था। मेजरिंग का मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस एक चीज कर रहे हो तुम, और वो है इवेल्युएट कर रहे हो कि तुमने एक्चुअल वर्क क्या किया है। दैट मीन्स परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर। जब परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है, जब मेजरमेंट किया जा रहा है, अच्छा तुमने ये किया, अच्छा तुमने ये किया, अच्छा ये भी कर रखा है तुमने, ओके ये भी करा है तुमने, ये भी सही करा है तुमने। दैट मीन्स हर एक पॉइंट पे जहां देखा जा रहा है व्हाट यू हैव डन एज एन एम्प्लॉय, यानी जब मैनेजर तुम्हारे सर पे बैठा है और जब मैनेजर तुम्हारे सर पे बैठ के पूछ रहा है ओके दिस यू हैव डन, ओके दैट यू हैव डन, अच्छा ये भी कर लिया, अच्छा ये भी कर लिया, वो इवेल्युएट कर रहा है कि तुमने क्या क्या काम किया है, वो देख रहा है कि तुमने क्या क्या चीजें परफॉर्म कर ली हैं, और उसको बहुत रिलायबल, बहुत ट्रस्टेबल मैनर में कर रहा है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव मैनर में कर रहा है। आलतू फालतू बात नहीं कर रहा कि तुमने वो काम जिसको 3 महीने लगने चाहिए थे, व्हाई यू हैव नॉट डन इन 3 आवर्स, वो नहीं देख रहा है। ऑब्जेक्टिफाई करने का मतलब हो गया उसको लॉजिकल वे में देख रहा है, उसको तरीके से देख रहा है कि हां अगर ये काम 3 घंटे में होना चाहिए था, 3.5 घंटे में हुआ है, दैट्स कंप्लीटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो रिजल्ट जनरेटेड, बट इवेल्युएशन हुआ है, इवेल्युएट किया है कि अच्छा 3 घंटे का काम था, 3 आवर्स का काम था, 3.5 आवर में हो गया है, कंप्लीटली फाइन, चलता है, बहुत अच्छी बात है, करा है ना तुमने। तो यहां इवेल्युएशन चल रहा है, यहां परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है, कंपेयर नहीं किया जा रहा, और तुम वहीं गलती करके आओगे। इसलिए भगवान जाने क्यों मैं इतना एम्फेसिस करके बोल रहा हूं। और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, सैंपल चेकिंग होता है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जाती है, बेसिक ऑब्जर्वेशंस भी किए जाते हैं कि मैंने देखा था कि तुम खुद मेहनत नहीं कर रहे थे, कहां से रिजल्ट्स आएंगे। सो इन बेसिक तरीकों से यह देखा जाता है व्हाट एक्चुअल वर्क द एम्प्लॉयज हैज डन। पहली चीज में क्या देखा जाएगा, स्टैंडर्ड सेट करो, गोल सेट करो, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग सेट करो। दूसरे में एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो, कितना काम हुआ है। मैं तुम्हें इतना क्यों समझा रहा था, क्योंकि मुझे अब यहां पे तुम्हें वो चीज बतानी है, कंक्लूजन देना है कि दिस इज द प्लेस वेयर यू विल कंपेयर योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। नाउ यहां पे कंपैरिजन किया जाता है कि हाउ मच इज द डेविएशन, यहां पे निकाला जाता है हेल्प्स टू फाइंड आउट द डेविएशन इफ एनी।
इधर पे डिविएशन निकालोगे, और काफी सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, मेजरिंग में डिविएशन निकाल के आ जाते हैं और फिर यहां पे उन्हें लिखना नहीं आता कि लिखना क्या है। सो दिस इज द, और आई शुड से थर्ड स्टेप इज द एक्चुअल स्टेप, जहां तुम परफॉर्मेंस को, जो तुम्हारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है, जिसको तुमने मेजर कर लिया, जिसको तुमने ऑन पेपर लेके आ गए, उसको तुम कंपेयर करोगे जो तुमने प्लान परफॉर्मेंस रखी थी, एंड यहां पे तुम डिविएशन फाइंड आउट करना चाहोगे। एंड ये टर्म लिखना मत भूलना, इसके बहुत मार्क्स मिलते हैं कि आपको डिविएशन फाइंड आउट करनी है अगर है तो। क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि अधिकतर बच्चे गलती यही करते हैं, फाइंडिंग आउट द डिविएशन। नो, हर बार चांस नहीं होता कि डिविएशन होगा, कई बार कुछ डिविएशंस को इग्नोर भी कर दिया जाता है। तो अगर डिविएशन है तो फाइंड आउट करो, और तुम क्या लिख के आ जाओगे, फाइंडिंग आउट द डिविएशन। नहीं, तुम्हें चाहिए ना वो आखिरी के 2-3 मार्क्स, तो प्लीज इफ एनी लिख के जरूर आना। एंड फाइनली एनालाइजिंग द डिविएशन। एनालाइजिंग द डिविएशन में बेसिकली बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। क्या डिविएशन होना मैंडेटरी था, कंपलसरी था, या गलती से हो गया, या जो डिविएशन है क्या उसको इग्नोर किया जा सकता है, या क्या करेक्टिव मेजर्स लेने अगर डिविएशन बहुत हैवी है तो, बहुत बड़ा है तो। सो एनालाइजिंग द डिविएशन के अंदर आता है, रेंज ऑफ डिविएशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड ओनली बियॉन्ड दिस रेंज शुड बी ब्रॉट टू नोटिस। मतलब क्या हुआ इसके अंदर, आप डिविएशन फाइंड आउट करो और उसके अंदर ये देखो कि वो डिविएशन वाकई में बहुत बड़ा है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये डिविएशन बहुत बड़ा है, अगर आपको लगता है कि ये डिविएशन इतना है कि बियॉन्ड द कंट्रोल जा चुका है और इससे बिजनेस को लॉस हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है, बीइंग अ मैनेजर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस डिविएशन पे एक्शन लो। सो अगर ये उस रेंज से बाहर जा रहा है जिस रेंज में तुमने सोच के रखा है, तो तुम्हें लेना पड़ेगा एक्शन, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। फिर क्या बोला, इसके 2 तरीके हैं नापने के, एक है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है, फोकसिंग ऑन सम की एरियाज, जिन्हें KRAs भी बोलते हैं। की एरियाज का मतलब समझो, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर तुम्हारा ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जबकि बाकी चीजों को तुम अवॉइड कर सकते हो। मे बी कॉस्ट कटिंग अगर कहीं पे की जा रही हो, मे बी मार्केटिंग डिसीजंस कहीं पे लिए जा रहे हो, मे बी सेल्स डिसीजन कहीं पे लिए जा रहे हो, वहां पे फोकस होना जरूरी है। इन केस ऑफ डिविएशन मस्ट बी अटेंडेड रेगुलरली, और अगर यहां पे डिविएशन होता भी है तो आपको रेगुलरली अटेंड करना जरूरी है, बिकॉज दीज आर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। एक गलत मार्केटिंग, एक गलत सेल्स फिगर, एक गलत डिसीजन मे बी बिजनेस के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है जहां की एरियाज आ जाते हैं, जहां पे यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, तो वहां पे यू हैव टू फाइंड आउट द डिविएशन एंड देयर इज इफ एनी, वहां एक्शन ले लो। फिर आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक मैनेजर जो है ना, वो सारी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसे मालूम है समटाइम्स उसको कुछ चीजें लेट इट गो करनी पड़ेंगी या लेट गो करनी पड़ेंगी। अब कैसे समझाऊं ये चीज, जरा ध्यान से सुनो। एक बंदा मे बी शायद 5 मिनट लेट आया एक दिन ऑफिस में 5 मिनट लेट पहुंचा है भाई, वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मत परेशान करो, हो सकता है कोई फैमिली प्रॉब्लम हुई होगी, हो सकता है ट्रैफिक हुआ होगा, 5 मिनट लेट हुआ है। अगर तुम वो 5 मिनट के लिए उसका हाफ डे लगा दोगे उसकी जॉब के लिए, या सैलरी काट दोगे तुम उसकी, वो टेंशन में आ जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, कोई लंच शायद 5 मिनट ज्यादा करते रह गया, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, चलता है, कोई बात नहीं है। मे बी कोई एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उसको आज शाम को एक PDF या एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, नहीं कर पाया, मैनेजर क्या बोलेगा, लेट इट बी, वी स्टिल हैव चांस, कल मॉर्निंग में लाके दे देना। वो घर पे बैठ के करेगा और वो लाके देगा। दैट मींस देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पे आपको एक्सेप्शन लेके चलना पड़ता है, दैट यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन टेंडेंसीज हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो जुड़े होंगे, बिकॉज यू आर डीलिंग विथ ह्यूमन बिहेवियर। वहां पर बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ मैच्योर्ड मैनेजर, जो सारी चीजें दिमाग में लेके चलता है, तुम्हारा काम है कि कुछ चीजों को लेट इट गो कर दो, लेट गो कर दो, एंड उन चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो। सो डिविएशन बियॉन्ड ए स्पेसिफिक रेंज शुड बी हैंडल्ड बाय द मैनेजर, माइनर डिविएशन शुड बी इग्नोर्ड। अब भैया रोज किसी ने आदत बना ली है, रोज 15 मिनट लेट, रोज 15 मिनट लेट, तो वो तो आपको हैंडल करना पड़ेगा ना। बट वंस इन अ ब्लू मून कभी हो गया, तो यही बोला कि अगर कुछ माइनर डिविएशंस है, कुछ रेंज के अंदर ही आ रही है, स्पेसिफिक रेंज के अंदर कभी कभार कोई चीज हो जाती है, छोड़ दो, इग्नोर कर दो। बिकॉज अगर तुम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, यू मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो इफ देयर आर सर्टेन यू नो मे बी क्या बोलते हैं यार उसको, डिविएशंस विच यू नो कि यार इनको कंट्रोल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेसिफिक रेंज के अंदर है और वो हैंडल भी हो सकती है, चलेगा। बट बियॉन्ड निकल जाए, जैसे यहां पे लिखा भी हुआ है, अगर बियॉन्ड निकल जाती हैं, उस स्पेसिफिक रेंज के बियॉन्ड चली जाती हैं, जहां यू नो आपको लगने लगता है चीजें आर गोइंग आउट ऑफ योर हैंड्स, वहां पे आपको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन करना है, उन चीजों को आपको सही करना है। सो माइनर डिविएशन शुड बी इग्नोर्ड। अल्टीमेटली इसका एक एग्जांपल देता हूं, दोनों का एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का, कि माइनर डिविएशंस कैसे इग्नोर की जाती हैं। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है, तुम्हारे मम्मी पापा कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तुम्हारी पढ़ाई में,
कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तुम्हारे फ्यूचर में। तुम जब भी बोलोगे कि पैसा चाहिए वो हाथ में दे देंगे, बेटा जा कर, अच्छा कॉलेज कर, अच्छी बढ़िया जगह से पढ़ाई कर। वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि बेटा नहीं नहीं हमारे पास उसके लिए पैसा नहीं है। दैट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। दे नो कि तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं और वहां पे कितना जरूरी है चीजों को मैनेज करना। लेकिन अगर तुम बोलोगे यार पापा मेरे को है ना महंगी बाइक दिला दो, महंगा मोबाइल फोन दिला दो, वो वहां पे नहीं करेंगे। वहां पे वो इग्नोर मार देंगे, वहां पे बोलेंगे बेटा नहीं हो पाएगा, ठीक है, वहां तो कुछ भी नहीं करेंगे वो। एंड फिर आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर मान लो तुम घर पे हो, मान लो तुम 2-4 घंटे ज्यादा सो गए, माँ बाप थोड़ी बहुत डांट लगा के छोड़ देंगे। अगर तुमने खाना ज्यादा खा लिया और तुम आलस मार रहे हो तो भी घर वाले थोड़ा छोड़ देंगे। थोड़ी टीवी देख ली घर वाले छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, अगर तुम हर दूसरे दिन मूवी देखने चले गए, हर दूसरे दिन दोस्तों के साथ घूमने चले गए, बेटा फिर तो लट्ठे पड़ेंगे, फिर तुम नहीं रोक सकते पिताजी को। तो वो होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। माँ बाप कुछ गलतियों को आंखों देखा माफ कर देते कि चल ठीक है वो रेंज के अंदर है, घर पे ही तो है लड़का, थोड़ा बहुत तो एंटरटेनमेंट करेगा, थोड़ा बहुत मोबाइल फोन चला लिया, रात को पकड़े गए तो फिर तो दचोगे ना बेटा, पिटोगे, जबरदस्ती में पिटोगे फिर तो तुम। रात को तुम अगर फोन पे बात करते हो पकड़े गए तो वो हो जाता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। कुछ चीजों को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, लेट इट गो कर दिया जाता है कि चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जहां चीजें हाथ से बाहर निकलती हुई दिखी वहां पे तो बेटा फिर तो एक्सेप्शन होगा, फिर तुम्हारा फिर तो धुनाई होगी। फाइनली अब तुमने मेजर कर लिए जो डिविएशन आया, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयर कर लिया। शुरुआत कहां से किया था, स्टैंडर्ड सेट करना, फिर मेजर किया परफॉर्मेंस को, फिर कंपेयर किया और डिविएशन फाइंड आउट किया। डिविएशन में भी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल किया और दूसरा था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन किया। उसके बाद जब डिविएशन फाइंड आउट हो चुका है, टेक करेक्टिव एक्शंस। वहां पे क्या होगा, व्हेन डिविएशन, यहां पे बोला गया, क्लियरली बोला गया, व्हेन डिविएशन गो बियॉन्ड अ स्पेसिफिक रेंज। तुम लोग प्लीज इसको लिखना मत भूलना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर बोलोगे कि हमने ऐसी कौन सी टेक्निकल लैंग्वेज नहीं लिखी, हमको तो एनसीईआरटी लिखनी थी, हमें एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी थी। एनसीईआरटी जरूरी नहीं है यार, टेक्निकल लैंग्वेज जरूरी है कि डिविएशन अगर एक पॉइंट से बियॉन्ड चला जाता है तो फिर हमें करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। सो इट डिमांड्स इमीडिएट मैनेजरियल अटेंशन। मैनेजर को इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर उस समय डिसीजन नहीं लिया तो ये जो डिविएशन है ये बढ़ता चला जाएगा। बिकॉज पीपल और द सबऑर्डिनेट्स और द एम्प्लॉयज विल थिंक कोई देखने वाला नहीं है, करो, रोज लेट आओ, रोज लंच करो, जब मन करे तो पार्टी करो, लगे पार्टी करने, पेप्सी कोला खुल रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो वो नहीं होना चाहिए। सो दैट डिविएशन डज नॉट अकर अगेन। ये चीजें गलती ना हो। कई बार ऐसे ही होता है, बोलते ना मुर्गा बन जाता है भाई कोई, गलती कोई और करता है, मुर्गा कोई और बन जाता है। एक्चुअल में होता है ये, ऑफिस के अंदर होता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक को देख के दूसरा लेट आने लगता है, दूसरे को देख के तीसरा ऑफिस के अंदर लेट आने लगता है, एंड फिर उसका ठीकरा फूटता है किसी एक पर और उसके खिलाफ भयंकर एक्शन लिया जाता है और बाकी लोग फिर डर जाते हैं, फिर वो काम नहीं करते हैं। लेकिन वो बेचारा एक तो निपट गया ना तुम लोगों के कारण, वो चीज इसके अंदर बोली गई है। एंड फाइनली फीडबैक इन कंट्रोलिंग, लास्ट चीज आ जाती है ये, फीडबैक लेना कंट्रोलिंग के अंदर। कंट्रोलिंग फंक्शन डज नॉट एंड बाय टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव मेजर ले लिया, बता दिया चीजें अब ऐसी होंगी, दैट इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन, एज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंट्रोलिंग को बोला गया कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सो फीडबैक एक्ट एज अ बेस टू एस्टैब्लिश फ्यूचर स्टैंडर्ड्स। सो फीडबैक्स लिए जाते हैं। अब तुम पूछोगे फीडबैक किससे लिए जाते हैं, काफी लोग बताएंगे बाबा जी एम्प्लॉय से लिए जाते हैं, ना मुन्ना ना। फीडबैक्स लिए जाते हैं डिफरेंट लेवल्स पे काम करते हुए मैनेजर्स, फिर उनके सबऑर्डिनेट से। मैंने क्या टेक्निकलिटी यूज की सुना तुमने, फीडबैक लिए जाते हैं डिफरेंट लेवल पे काम कर रहे मैनेजर से और उनके सबऑर्डिनेट से कि चीजें जो इंप्लीमेंट की गई हैं वो किस फेवर में जा रही हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं उस बारे में, सो दैट वो कितने अच्छे से उसे परफॉर्म कर पा रहे हैं वो देखना भी जरूरी है। बिकॉज क्या बोला गया था, मैंने कहीं पीछे एक जगह बताया था तुम्हें कि आप अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग करोगे, आप अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सेट करोगे, तो ये ना हो जाए कि टेकिंग अ हार्श डिसीजन, एक बहुत ही हार्श डिसीजन लेने के कारण, कड़क कठोर डिसीजन लेने के कारण सब भुगत रहे। तो वहां पे फीडबैक जरूरी हो जाता है कि कहीं बाकी लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमें बहुत डरा दिया गया है, हम बहुत सहम गए एंड वी कैन नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। तो ये चीज भी देखना जरूरी है एंड तब जाके फाइनल डिसीजंस लिए जाते हैं। सो फाइनली मेरे भाइयों, मैंने ये चैप्टर जो है ये एंड कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी ऑफ कंट्रोलिंग एंड आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर एज वेल। मैंने बस इसके अंदर ये कोशिश की है, इफ एनी केस स्टडी कम्स एंड तुम उसके लिए पूरा तैयार हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा ब्रेन तो ट्रेन कर दिया है कि क्या पूछा जा सकता है, बट अगेन अगर कहीं टेक्निकलिटी मिस कर दो तो वो मैंने इस वीडियोस में बता दी है। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।